Hello friends, welcome back to Positive Approach. This is Nitesh Bharadwaj. Today we are going to discuss about our unit number 3 of plus 2 physics. Unit name is Magnetic Effect of Current and Magnetism. And our first chapter is Magnetic Field Due to Current. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इस यूनिट में जानेंगे। आइडिया आपको दे देता हूं क्या रहने वाला है वीडियो में। सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें वन लाइनर आंसर भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। न्यूमेरिकल करेंगे, पहले की पॉइंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद उन की पॉइंट्स के ऊपर आधारित जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। तो न्यूमेरिकल भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी रहेंगे। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, करंट से। हमने पहले पढ़ा था कि जो स्टैटिक चार्ज होता है वो कौन सी फील्ड इंट्रोड्यूस करता है, वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस। जब चार्ज को हम मूव करवाते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है दिस वेक्टर बी से। इसे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। जब ये तीन नाम मैं लूंगा तो आपका सबका ध्यान जो है मैग्नेटिक फील्ड पे ही जाना चाहिए। मैं चाहे मैग्नेटिक फील्ड बोलूं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलूं, आप सबका ध्यान होना चाहिए दिस वेक्टर बी के ऊपर जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। किस वजह से होती है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड होती है मूविंग चार्ज की वजह से। जी हाँ, मूविंग चार्ज की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है। स्टैटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होती है? स्टैटिक चार्ज की वजह से। इसके बाद देखिए, ये भी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से कहें, मैग्नेटिक इंडक्शन इसे कहें। इसके बाद आता है जो फोर्स लगती है चार्ज के ऊपर पे, उसे डिनोट किया जाता है एफ से, विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा की टर्म में से लिखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, लिख लीजिए। न्यूमेरिकल इसके ऊपर जरूर बनेगा जो इस वीडियो के एंड में करेंगे। देखिए, ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है उस चार्ज, मूविंग चार्ज के ऊपर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इस फील्ड की वजह से, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज, q क्या है, ये चार्ज है। क्या हुआ? तो फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पर बनते हैं दो केस। फर्स्ट केस बनता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या दर्शाता है? दूसरा केस बनता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये क्या दर्शाता है? दोनों केस आपको बताऊंगा। देखिए, फोर्स है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में है। अब देखिए, कब ये फोर्स मैक्सिमम होगी, कब ये फोर्स वैनिश हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। मैक्सिमम होगी व्हेन थीटा इज 90, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और जिस डायरेक्शन में जो है वो पार्टिकल मूव कर रहा है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब जो है फोर्स मैक्सिमम होती है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 1, तो कितना हो गया? क्यू वी बी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई फोर्स की? क्यू वी बी, ठीक है। और ये कब हुई? व्हेन देयर इज 90 डिग्री एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। और ये गायब कब हो जाएगी? जब उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कब बनेगा? जब वो पार्टिकल यानी चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल हो जो है पैरेलल होगा, किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थीटा होगा 0, उस केस में एफ कितना बन जाएगा हमारे पास? 0, यानी कोई भी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। वो कौन? वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
क्या है, कौन सी फोर्स है ये उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए कब वैनिश होगी, कब गायब होगी, जब वो चार्ज पार्टिकल जो है मूव करेगा किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्यों, जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा थीटा 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, वैनिश, गायब हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट्स जो है आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और हाँ इसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी है कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन जो है किसके ऊपर, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन को जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से जो है दर्शाया जाता है इस फोर्स के डायरेक्शन को। और ये फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल में इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि ये जो मेरी 4 फिंगर है ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है ये है डायरेक्शन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, माफ कीजिएगा, जो फोर्स लगेगी इस चार्ज पार्टिकल पर वो लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस थंब। तो ये जो थंब है ये है डायरेक्शन फोर्स की, ये है डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, और ये जो 4 फिंगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन से एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस रूल के द्वारा इस फोर्स की डायरेक्शन बताई जाती है। तो जब आपको पता होगा कि ये जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा जो है बताई जाती है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको मैंने अभी बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद बात आती है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसकी यूनिट क्या रहती है। इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट है टेस्ला। एलोन मस्क वाला टेस्ला नहीं, इसकी अपनी यूनिट है टेस्ला। ठीक है, दूसरी इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दो जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है इसका एक और यूनिट होती है गॉस, वो होती है सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट है इसकी, गॉस है। और आपको पता होना चाहिए 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अब ये तो हो गई यूनिट, टेस्ला एसआई सिस्टम में है ये टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में होती है गॉस, 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस। अब बात आती है डायमेंशनल फार्मूला की। डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है, निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं, बहुत इजी मेथड है। देखिए आपको पता है फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर बी, तो बी को इस तरफ रखिए, कितना आ गया एफ डिवाइडेड बाय क्यू बी साइन थीटा। क्यू बी साइन थीटा, साइन थीटा तो डायमेंशन लेस होता है इसलिए उसको नहीं लिख रहा। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय चार्ज की AT होती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो चार्ज की जो डायमेंशनल फार्मूला है आपको याद रहा होगा। और V है वेलोसिटी LT माइनस 1, V की वेलोसिटी होती है LT माइनस 1। करिए सॉल्व, देखिए T के साथ ये T कैंसल, इस L के साथ ये कैंसल, कितना आ गया MA इनवर्स T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कितना आसान है निकालना, क्या है MA इनवर्स T माइनस 2। तो ये था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मेन आइडिया। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, और उनके ऊपर आधारित जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब एक चीज आपको मैं यहां पर बता दूं, ये तो पढ़ा मैंने मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ये होती है मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस।
क्या जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड को तो इंट्रोड्यूस करता है, क्या साथ के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है? सोचिए। तो इसका आंसर है वो करता है। क्या है आंसर? जी हाँ, देखिए जो स्टैटिक चार्ज है मैं लिख के बता देता हूं आपको ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए ये जो स्टैटिक चार्ज है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इंट्रोड्यूस करता है, और ये जो मूविंग चार्ज है, कौन सा चार्ज है? मूविंग चार्ज, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को जो है प्रोड्यूस करता है। तो आपको जो है ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट था ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये किया है फैराडे ने। इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है दिया था फील्ड के ऊपर, लेकिन इसको शामिल इसको किसने किया? शामिल इसको किया है जेम्स मैक्सवेल ने। किसने किया है? जेम्स मैक्सवेल ने। और जेम्स मैक्सवेल ने यह भी कहा था कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या? लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये किसने दिया था? जेम्स मैक्सवेल ने। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और कॉपी में नोट डाउन आपने कर लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है बायोट सैवर्ट लॉ। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। कौन सा लॉ है? देखिए बायोट सैवर्ट लॉ। काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनते हैं, न्यूमेरिकल भी जो है इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। ये जो बायोट सैवर्ट लॉ है डील करता है मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से ही डील करेगा। आपको याद होना चाहिए बायोट सैवर्ट लॉ किससे डील करता है? मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन बहुत स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो क्या बोलता है बायोट सैवर्ट लॉ? ये बोलता है कि जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ रेडियस के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, ये एक्स का एक्सप्रेशन बनता है। उसके बाद जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है के, एंड बाकी चीजें सेम, आईडीएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये जो के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसका यूज न्यूमेरिकल में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो के है इसे कहा जाता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ रहती है। वैल्यू आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसकी वैल्यू अभी आपको बता दी ताकि आपको सॉल्व ना करना पड़े, बस सिंपल याद रखना है। 2 से 3 न्यूमेरिकल जब आप कर लोगे ऑटोमेटिक याद रह जाएगी वैल्यू, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10⁻⁻⁷। तो ये हो गई डीबी। क्या कह रहा है? बायोट सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी स्मॉल जिसकी लेंथ क्या है? देखिए डी एल लेंथ है और आई क्या है? करंट पास कर रही है उस कंडक्टर से, बहुत स्मॉल होगा। तो ये आ रहा है इसके लिए एक्सप्रेशन, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो अभी तक हमने लिखा। इसके बाद देखिए ये जो बायोट सैवर्ट लॉ है ये सिमिलर है किसके साथ? कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए बायोट सैवर्ट लॉ किस लॉ की तरह है? तो कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक डिफरेंस भी बता देता हूं आपको, माइंड में मेरे याद आ रहा है। ये जो देखिए बायोट सैवर्ट लॉ है ये डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन एंगल। ठीक है, एंगल है क्योंकि साइन थीटा है, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। साइन 0 हो गया तो 0 हो जाएगी, साइन 90 तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, लेकिन ये जो कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता। तो ये डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच में जो आपको पता होना चाहिए। और जो है एप्लीकेबल, ये जो लॉ है बायोट सैवर्ट लॉ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर स्मॉल लेंथ।
स्मॉल लेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। उसका नेक्स्ट जो की पॉइंट है, ये जो डीबी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, इसकी जो डायरेक्शन होगी डीबी की, वो परपेंडिकुलर होगी बोथ आइडियल और इट्स रेडियस के ऊपर। ठीक है, किस किस की, आइडियल और ये जो आर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ डीबी। किस केस में, बायोट-सैवर्ट लॉ में। ध्यान रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम, बायोट-सैवर्ट लॉ। तो ये मेन चीजें थी बायोट-सैवर्ट लॉ की जो आपको बतानी थी। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड ही हमें निकालनी है और हमें हर एक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। क्या होता है फार्मूला, लिखिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I इंटू साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। एक्सप्रेशन लिखिए, न्यूमेरिकल बनते हैं, आपको बताता हूं। फाई 1 क्या है, फाई 2 क्या है, और यहां पर I डिवाइड बाय ए, और ये A क्या है। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास कोई स्टेट कंडक्टर, लेट दिस विल बी एक्स वाई। ठीक है, इसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट P, जो कि इस कंडक्टर के सेंटर से है एट डिस्टेंस A के ऊपर। आई होप अब आपको पता लग गया होगा ये A क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कंडक्टर। और जब हम इन पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो ये जो एंगल बना यहां पर, दिस इज अवर फाई 1 एंड दिस एंगल इज अवर फाई 2। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी, किसकी, स्टेट कंडक्टर की। ध्यान दीजिएगा, स्टेट कंडक्टर है, आगे सर्कुलर कंडक्टर, सोलेनॉइड, हर एक चीज की मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं रहना है। और इनके ऊपर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें अब दो केस बनते हैं, एक केस ध्यान से सुनिए। जो पहला केस है, लिखूंगा नहीं, बहुत लेंथी है। देखिए पहला केस क्या है, जब ये जो पॉइंट P है, और पहले तो ये जो हमारा कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर, इसकी लेंथ है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट, मान लीजिए इसकी लेंथ है इनफाइनाइट लेंथ है, और ये जो पॉइंट P है ये इस तरफ आ रहा है, यानी ये डिस्टेंस A जो है निग्लिजिबल हो रही है, बहुत नजदीक पहुंच गया। तब उस केस में फाई 1 और फाई 2 हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो उस केस में क्या बनेगा एक्सप्रेशन, देखिए, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I डिवाइड बाय ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। किस केस में, देखिए, साइन फाई 1 साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2, तो 2I हो गया, तो वो लिख दिया। किस केस में, जब इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाएगी लेंथ इसकी कंडक्टर की, और ये जो पॉइंट P है ये बहुत क्लोज आएगा सेंटर C की तरफ, इसकी तरफ को जो है अप्रोच करेगा, तब फाई 1 फाई 2 बन जाएगा हमारा 90 डिग्री। दूसरा केस इसमें बनता है कि ये जो पॉइंट P है ये Y की तरफ जो है अप्रोच कर रहा है, यानी ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट एंड के नजदीक जा रहा है, दूसरे से दूर जा रहा है। उस केस में एक एंगल बनेगा 90 डिग्री, दूसरा एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई I डिवाइड बाय ए, क्योंकि साइन 90 1 और साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन। अब देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन को रिलेट कीजिए। रिलेशन से क्या बना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब ये जो कंडक्टर था इसकी लेंथ थी इनफाइनाइट, लेकिन जब इस P को सेंटर की तरफ लाया गया तो वो ट्वाइस है किसका, जब इस पॉइंट P को एक एंड की तरफ ले जाया गया। देखिए 2 टाइम है, 2 को बाहर ले आइए, सेम एक्सप्रेशन है। तो यहां से क्या हमारे पास क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर इनफाइनाइट, जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर, ट्वाइस होगी लेंथ। किस केस में, जब ये P सेंटर की तरफ आएगा, और किसके ट्वाइस होगी, जब ये जो पॉइंट P है इस केस में
वाई की तरफ को जो है ये जाएगा, एक तरफ, एक एंड की तरफ जाएगा, तो उसका ट्वाइस होगा। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, हर एक वैल्यू आपको पता लगी होगी। अब हम इसके ऊपर आधारित जो है न्यूमेरिकल करेंगे, और कल वाली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। क्योंकि अगर आज की वीडियो में उसको करते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए जो है आज हमने 2-3 फार्मूलाज पढ़े और काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़े। अब इनके ऊपर आधारित जो है न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, जो भी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है उसको चैनल को जो है शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है। पढ़िए, पहला न्यूमेरिकल पढ़िए। क्या है फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए। An alpha particle of mass 6.65 into 10 raised to the power minus 27 kg is traveling at right angle to a magnetic field with speed of 6 into 10 raised to the power 5 meter per second. The strength of magnetic field is 0.2 Tesla. Calculate force on alpha particle. फोर्स निकालनी है अल्फा पार्टिकल पर। देखिए क्या क्या दिया गया है। मास का आई थिंक यहां पर कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें पता है फोर्स का फार्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, हमें शॉर्टकट तरीके से करना है ताकि जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, मास का यहां पे कोई काम नहीं है, चार्ज निकालना है। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.2 टेस्ला, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू हमें यहाँ पे जो है निकालना है। अब देखिए अल्फा पार्टिकल के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्यू कितना आएगा? 2e विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है पहले भी बताया है, तो 16 टू 32, 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो एफ कितना आएगा? देखिए 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 6 के साथ इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इंटू 6 2 12, 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। करिए सॉल्व। 12 2 24, 12 3 36, 37 38, 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14। फोर्स है तो यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन। तो इस तरीके से देखिए ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। कितना इजी न्यूमेरिकल है। कौन सा फार्मूला लगा? फोर्स वाला फार्मूला लगा। क्यू हमने निकाला अल्फा पार्टिकल के लिए, वी दिया है, बी दिया है, एंगल दिया है। बस यहां पर मेन चीज थी क्यू, चार्ज कैसे निकालना है। अगर अल्फा पार्टिकल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। और जितना शॉर्टकट हो सकता है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एग्जाम में हार्डली आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को 35 से 40 सेकंड मिलेंगे। और सॉल्व कैसे करना है? देखिए जैसे मैंने किया, जितना शॉर्ट हो सकता है। 0 एक तरफ कर लेनी है, उससे आसानी होती है। 6 इंटू 2 कर दिया 1.2, और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। आई होप न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया और पता लगा होगा कि कैसे जो है फार्मूला यूज हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मतलब जैसे ही लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कंडक्टर के लिए अभी आपको एक्सप्रेशन दिया था मैग्नेटिक फील्ड का, बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i डिवाइड बाय ए। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए क्या है, कैरीज ए करंट ऑफ 100 एम्पियर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कंडक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है मतलब दिस ए।
ये निकालना है, बाकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। कितनी है बी की वैल्यू देखिए 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ऑलरेडी आपको डायरेक्ट वैल्यू बताई है कितनी है 10⁻⁷ 2 इंटू आई है 100 डिवाइडेड बाय ए। इस ए को इस तरफ ले आइए ए, तब तक सॉल्व भी करिए 10⁻⁷ इंटू 200 डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा देखिए 0.5 है 0.5 यानी 5/10। तो इसको मैं 5 लिख देता हूँ अपॉन 10 है, 10 के ऊपर 0 लगा दें, इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 0 0 विच इज इक्वल टू -4 है, ऊपर जाके +4 हो जाएगा 10⁻³ इंटू 400 विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर। क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे थे ए, और आपको मैंने ए अभी बताया पीछे वाले इंपॉर्टेंट के पॉइंट में कि ए कौन सा डिस्टेंस है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कैसे सॉल्व करने हैं। कोई डाउट क्वेरी रहती है कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल वाली वीडियो में जो है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या अभी बता देता हूं, जैसे ये स्टेट कंडक्टर का फॉर्मूला यूज हुआ ऐसे भी सर्कुलर कॉइल आएगी, उसका आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सोलेनॉइड आएगा, उसका बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। बहुत सारी अभी चीजें आने वाली हैं जहां से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। एक और जानकारी आपको दे दूं, अगर आपको इन चैप्टर की पीडीएफ परचेज करनी है तो हमारी व्हाट्सएप आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।